बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, एज यूजुअल जो टैक्सेस के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम अपलोड कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट क्लास। जी जनाब, पहला सवाल आपका क्या है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड जी इंडिविजुअल। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि पहली बात तो ये कि सैलरीड पर्सन जो है इनकम टैक्स लॉ में उस बंदे को कहा जाता है, उस इंडिविजुअल को कहा जाता है या फीमेल को कहा जाता है जिसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड कर जाए। मसलन अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम कमा रहे हैं तो आप सैलरीड पर्सन है। अगर मेरी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए और बिजनेस इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में है 2 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 12 लाख रुपए। और टैक्सेबल की बात हो रही है, 12 लाख का 75% लें, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि आप 10 लाख जो है वो 75% से ज्यादा आ रहा है 12 लाख के, तो आप सैलरीड पर्सन है। अदरवाइज आप नॉन सैलरीड पर्सन होंगे। अच्छा, फिर फर्क क्या है इन दोनों में? सैलरी पर्सन जो है उसके स्लैब रेट्स और टैक्सेशन वो एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड पर्सन के वो कम है। मसलन सैलरी इनकम अगर 6 लाख रुपए तक है तो आपका 0% टैक्स होगा, और नॉन सैलरी का 4 लाख तक 0% है। इसी तरह जो मैक्सिमम स्लैब है सैलरी वाले का वो आपका है कि अगर आप 75 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो 35% रेट ऑफ टैक्स होगा। लेकिन इधर क्या है कि अगर 60 लाख से ऊपर गए नॉन सैलरीड पर्सन में, 8वां स्लैब, 8 ही टोटल स्लैब है, तो वो 35% टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये एक मेन जो डिफरेंस है सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन में। जी मिस, आपका क्या सवाल है? जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल किसको कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक और आपने अच्छा सवाल निकाला। जो अकाउंटिंग साइकिल है, देखिए वॉचर से लेके हर साल वॉचर, उससे आप फिर वॉचर आपको पता 3 तरह के, कैश वॉचर, बैंक वॉचर, जनरल वॉचर। उसके बाद कैश बुक, डे बुक जो भी आपका है बनाते हैं आप, फिर बैंक बुक आप बनाते हैं, उससे फिर आप लेजर में जाते हैं, जर्नल लेजर आप बनाते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन हो जाती है, फिर उससे ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन। ये एंड हो जाता है अकाउंटिंग साइकिल का इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो ये हर साल ऐसे ही हर दिन ये चीज जो है वो घूमती है, और इसको कहा जाता है वॉचर से लेकर इंटरप्रिटेशन तक को अकाउंटिंग साइकिल। जी जनाब, आपका? पाकिस्तान में जितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन लिस्टेड कंपनी, तो इसके गेन पर टैक्स कैसे होगा? जी एक्चुअली सिक्योरिटीज जो है वो 37A सेक्शन में कवर्ड है, जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कवर्ड है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने सालों में आपने चीज को कब खरीदा था और कब बेचा, तो उसके मुताबिक फिर टैक्सेबिलिटी जो है उसकी बाहर आती है। लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है, इसको नॉर्मल इनकम में जमा नहीं किया जाता, इनके रेट्स अलग से गिवन है। जी मिस, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी? देखिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस इट डिपेंड्स कि आप कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। मसलन अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो इस वक्त वो मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर चला गया है। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं तब भी आपका उन्होंने इसको, अगर आपका टैक्स डिडक्टेबल है तो मिनिमम है, यानी मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स जो प्रॉफिट के ऊपर होगा, विच एवर इज हाई। नंबर 1। नंबर 2 आपके पास ये है कि जो अगर मिनिमम नहीं है यानी आपका टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, या जो भी फिर टर्नओवर टैक्स आपका निकलेगा विच एवर इज हाई। जी ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जो मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन वर्थ 113 है वो कैसे कंप्यूट किया जाता है? जी मिनिमम टैक्स बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप राइस डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनके रिड्यूस रेट्स दिए हुए हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, रिड्यूस रेट दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी उसमें 113 सेक्शन जो है उसके जो बेसिकली रेट्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। और अगर आप रिड्यूस रेट में ना गए तो फिर 1.5% है आपकी टर्नओवर का, 1.5% वो आप उसको पे करेंगे। यानी अगर लॉस है या प्रॉफिट है तो मिनिमम टैक्स या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स विच एवर इज हाई। कंपनी में एक और चीज आप ऐड कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर में अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है। 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, टर्नओवर का 1.5% नॉर्मल या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स टैक्सेबल इनकम पे विच एवर इज हायर। ये तीनों में से हायर आपको पे करना होगा एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर। जी मिस, आपका सवाल? टर्नओवर से मुराद 113 सेक्शन में क्या लिया जाएगा? जी एक और अच्छा सवाल है। टर्नओवर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आप सेल करते हैं, सेल विदाउट सेल टैक्स के, और ट्रेड डिस्काउंट अगर गिवन है तो उसको माइनस करके जो आएगा उसको टर्नओवर कहा जाता है। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज है कि टर्नओवर ये डिपेंड करती है कि किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। अगर टर्नओवर आप 113 सेक्शन के लिए यूज करेंगे तो उसमें जो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम होगी वो उसमें शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। ये
यहाँ जो सेक्शन आएगा उसके मुताबिक उसको डिफाइन किया जाएगा, ये बल्कि किया हुआ है उन्होंने। जी आगे जी। अगर कोई बंदा सैलरी विदाउट टैक्स डिडक्शन के रिसीव कर लेता है जबकि वो अमाउंट टैक्सेबल थी, तो क्या वो अपना टैक्स विद द रिटर्न सबमिट करवाएगा? जी बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपका एम्प्लॉयर उसको नहीं पता लगा या वो टैक्स अगर नहीं जमा कराते तो ऑब्वियसली फिर आपको, अगर आपका पेबल निकला है या नहीं जमा हुआ तो आपको विद द रिटर्न टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई बंदा आपको कोई पेमेंट करता है और टैक्स नहीं काटता, और अगर काटता है और जमा नहीं कराता, तो उसकी लायबिलिटी अल्टीमेटली रेसिपिएंट के ऊपर होगी कि भाई अगर फर्ज करें आपका 10,000 टैक्स कटा है लेकिन वो जमा नहीं हुआ, तो उसका क्रेडिट नहीं आपको मिलेगा। फिर आपको वो ये आप ये नहीं कहेंगे जी उसने काट लिया तो उससे रिकवरी करें। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर की है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने डाली हुई है रेसिपिएंट के ऊपर, क्योंकि उनको तो पैसा नहीं ना मिला दोनों सूरतों में, तो उनको पैसा चाहिए या पेयर पे कर दे या रेसिपिएंट पे कर दे। ये नहीं होगा कि दोनों ही पे नहीं करेंगे तो आप घर में बैठ जाएंगे। जी मिस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम टैक्स लॉ में बैड डेब्ट्स कैसे क्लेम होंगे? जी बैड डेट्स बड़ा अच्छा सवाल है। अकाउंटिंग में तो आप बैड डेट्स सीधे डाल देते हैं ना, जो मैनेजमेंट कहती है। टैक्स में सेक्शन 29 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, कि 29 सेक्शन ये कहता है कि आपको कुछ प्री कंडीशन मेट करनी है तब आप बैड डेट्स क्लेम कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वो आपने पहले ओब्वियसली सेल की हो, आपके अकाउंट्स में आया हो। दूसरा वो रिटर्न ऑफ करें, आप कहें जी वाकई बैड डेट्स हैं, फिर मैनेजमेंट कहे उसकी एंट्री आपने डाली हो। तीसरा फिर वो आपको एज ए एक्सपेंस अगर आपने क्लेम करना है तो उसकी जो लीगल स्टेप्स हैं, जो रीजनेबल स्टेप्स है रिकवरी के, वो आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम आप जितनी सेल करेंगे उस एक्सटेंट तक ही बैड डेट्स आप क्लेम कर सकते हैं। एक चीज मैं ऐड करता चलूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग के अंदर है, पर इनकम टैक्स लॉ में डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। जी जनाब आपका सवाल। कैश अकाउंटिंग सिस्टम और अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है और उनमें प्रेफरेबल मेथड कौन सा है? देखें फर्क ये है कि एक्चुअली अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम इज अ रियल अकाउंटिंग सिस्टम जो कैश को भी कवर करता है। आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अगर रिसीवेबल भी है तो आपने डाल देना उसको, लेकिन कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम को कवर नहीं करता। दिस इज वाई के ड्यू टू सर्टन डेफिशिएंसीज कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो प्रेफरेबल मेथड नहीं है, अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम ही प्रेफरेबल मेथड है। जी आपका सवाल जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बारे में जरा गाइड करते हैं। एक्चुअली टैक्स में 2 है, कैश और अक्रूवल है। अकाउंटिंग के अंदर आप फाइनेंशियल बुक्स को कोई भी पढ़ेंगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके अंदर 3 है। एक है रिसीट एंड पेमेंट बेसिस है, एक है अक्रूवल बेसिस, और तीसरा है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अकाउंटिंग के अंदर, वो अपनी इनकम को रिपोर्ट करते हैं रिसीट बेसिस पे और एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट करते हैं अक्रूवल बेस पे। ये एक सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए है, इसको एज सच टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। जी इनकम टैक्स लॉ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड को किस तरह डिटरमिन करता है? जी क्लोजिंग स्टॉक देखें वो एग्जैक्टली वही है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। वो ये कहते हैं कि जी आपने जो स्टॉक है, मेथडोलॉजी आपको पता है फाइफो या जो भी वेटेड एवरेज है वो आपने यूज करनी है, और आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस तो लेस कंजम्पशन करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ जाएगा। वो फिजिकल स्टॉक चेक के थ्रू भी कर लें और बुक्स के थ्रू भी उसको चेक कर लें। जी जनाब आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर हम किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वीट परचेज करते हैं तो क्या हम कंपनी के तौर पे विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे? जी पहली बात तो यह कंपनी विद होल्डिंग एजेंट है, टैक्स तो बनता है, लेकिन लॉ में सेकंड शेड्यूल में एक एग्जम्पशन अवेलेबल है जिसके मुताबिक अगर आप उसके सर्टिफिकेट उससे ले लेंगे और चीज़ों को मेट कर देंगे तो एग्रीकल्चरलिस्ट से अगर आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसका टैक्स काटना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। जी आपका जी। अगर कोई एम्प्लॉय जानबूझकर अपनी सैलरी को डेफर कर देता है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं? जी देखें बात सुने, अगर आप वैसे तो सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप इसलिए डेफर कर रहे हैं कि टैक्स अवॉइड कर सकें तो फिर कमिश्नर जनरल रेवेन्यू के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो कैश काउंटिंग सिस्टम को अप्रूवल में कन्वर्ट करके आपसे टैक्स रिकवरी को कर सकते हैं। जी आपका जी। अगर एक प्रॉपर्टी इनकम रिसीवेबल हो लेकिन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर रिसीव ना हुई हो तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न में उसको ऑफर करेंगे या नहीं? जी एक्चुअली प्रॉपर्टी इनकम जो है उसका बेसिस ही रिसीवेबल है। अगर आपको रिसीव्ड हो गया तब भी ठीक है, और अगर रिसीवेबल है और पूरी अमाउंट नहीं भी आई तो तब भी आपको उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना लाजमी होगा, क्योंकि बेसिस उसकी अक्रूवल बेसिस है। हाँ जी। अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। जिसमें जब आप कैश बैंक में जमा करवाते हैं या विड्रॉ करते हैं
जिसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब मुख्तलिफ कंसर्न्स क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रा एंट्री को कुछ लोग कहते हैं जी ये कैश वाउचर है, कुछ लोग कहते हैं ये बैंक वाउचर है। मैं कहता हूँ ये दोनों ही वाउचर है, ये कैश भी है और बैंक भी है, क्योंकि जिसमें कैश और बैंक दोनों होंगे वो कॉन्ट्रा एंट्री, इसको दिस इज वाई इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। जी मिस आपका सवाल। सेल्स टैक्स लॉ में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है? देखिए उसमें ना वैल्यू ऑफ सप्लाई की सेक्शन 2 के अंदर रिस्पेक्टिव जब आप ABC अल्फाबेटिकली जाएंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई V में जाके वो आपको डेफिनेशन बताएगा, जिसमें उसने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं। मसलन अगर जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो विदाउट सेल टैक्स होगा, और प्लस उसके अंदर जहाँ डिस्काउंट है छोड़ है वो माइनस किया जाएगा। तो हायर परचेज है, सेल है, ठीक है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, बार्टर है, उसमें बड़ी चीज़ें जो उन्होंने डिफाइन की हुई हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूरा एक मेथोडोलॉजी जो है वो उन्होंने बताई हुई है। जी आपका क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को एज एक्सपेंस एक्सेप्ट करता है कि ये अभी पहले ही इसमें मैंने पहले ही कह दिया, बैड डेट्स के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर्स के केस में है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो आपकी नॉर्मल टैक्स रजीम में इनकम आ रही होगी। प्लस ये बैंकिंग कंपनी के अलावा की बात हो रही है। लेकिन एक चीज ऐड कर ले, प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट जो स्टॉक है वो आपको लो करेगा, तो लो वही चीज आपको देगा जो जो जिसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। अदरवाइज आप अपनी तरफ से कोई चीज इसमें ना ऐड कर सकते हैं और ना लेस कर सकते हैं। जी आपका कोई सवाल आ गया? क्या इनकम टैक्स लॉ पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ बिजनेस एक्सपेंस एक्सपेक्ट करता है? जी नहीं अलाउ करता एक्सपेंस, क्योंकि सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके हैं वो बिजनेस में नहीं आ सकते, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे भी बैलेंस शीट में जाता है। जी जनाब आपका। अगर किसी एक्सपेंडिचर का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो तो इनकम टैक्स लॉ में इस टैक्स पेयर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए 174 सेक्शन है, वो ये कहता है अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, 3 मैं पॉइंट्स करूंगा आपके साथ शेयर। अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं तो वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने दिया है और वो क्या कहते हैं जैसे कच्चा वोचर्स कहते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही तब भी नहीं मिलेगा। और जो दिए हैं फर्ज करें पक्के हैं, लेकिन फिर वही बात है कि उसकी जो क्या कहते हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये उसकी जेन्युइननेस जो है वो सामने नहीं आ रही है, तो तब भी आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा। क्योंकि इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो कोई भी एक्सपेंस आप डाल देंगे तो आप क्लेम करना शुरू कर देंगे। तो उसकी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की जो जिम्मेदारी होगी वो क्लेमेंट की होगी कि भाई ये जेन्युइन है और मैंने फेक एक्सपेंस डाल के इनकम कम नहीं की हुई है। जी आपका सवाल। अगर बाहर से पैसा रिसीव हो किसी बंदे को तो उसमें कौन सी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस लाना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अक्सर लोग अब बाहर से पैसे भेज रहे हैं। देखिए 2 चीजें, अगर तो आप अपना पैसा भेज रहे हैं तो सिंपली आप बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज दें, या मनी चेंजर के थ्रू भी भेज दें, या बाय हैंड भी आप ला सकते हैं, लेकिन कस्टम वालों से फिर आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी। यहाँ आप इंटरनेशनल लॉ का सहारा नहीं ले सकते जी। $10,000 आप ला सकते हैं, वो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कस्टम वालों से स्टैंप लगानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर लोग जो दूसरी जिसका सोर्स नहीं बताना चाहते 111(4) में, वो 50 लाख रुपए तक आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा लेकर आएंगे और उसकी इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट आपको शेड्यूल बैंक से लेके देना पड़ेगा कि जी ये पैसा जो है पाकिस्तान में मेरे नाम पे आ गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ शेयर होने थे। मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इस तरह की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही है, अब इजाज़त दें, किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।